हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मृदा कोलाइड्स के गुणों के बारे में। मृदा कोलाइड्स के गुण पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो कोलाइडों के गुणों के बारे में, कोलाइड क्या है, इसका जनक कौन था, उसके गुण क्या थे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो अपना टॉपिक है, कल जो पिछला लेक्चर था उसमें था कोलाइड्स, उसके बारे में जानकारी थी। यहाँ जो बात हो रही है वो है आपकी मृदा कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, अब मृदा कोलाइड्स जो है उनके गुण क्या क्या हैं। मृदा कोलाइड्स के गुणों की बात की जाए तो मृदा कोलाइड्स के अंदर जो पहला गुण आता है, अभी लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है कि मृदा कोलाइड्स के गुण क्या है। मृदा कोलाइड्स जो है कोलाइड के गुण तो दर्शाता ही है, इसके अतिरिक्त जो है अन्य विशेष गुण हैं जो केवल मृदा कोलाइड्स के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। उनमें जैसे फर्स्ट गुण की बात की जाए तो इनमें फर्स्ट जो गुण जो है वो है ससंजन व आसंजन। सेकंड गुण, जो द्वितीय गुण इसके अंदर आता है वो आता है सुगठ्यता। सुगठ्यता। तीसरा इसमें जो गुण आता है वो आता है ऊर्णी पिंडन। ऊर्णी पिंडन व विऊर्णी पिंडन। और चौथा जो इसमें गुण हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं फैलाव और संकुचन। फैलाव व संकुचन। तो कोलाइडों के गुणों के अलावा जो है वो मृदा कोलाइड ये गुण और दर्शाता है। कोलाइड के गुण तो है ही है, उसके अतिरिक्त विशेष प्रकार की ये गुण जो हैं वो मृदा कोलाइड्स के द्वारा और प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पीछे जो कोलाइड्स के गुण थे वो हो चुके, तो उनको दोबारा रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। अब केवल मृदा कोलाइड्स के गुण कौन कौन से हैं जो विशेष रूप से इसके द्वारा ही दिए जाते हैं, वो आपके पास संबंधित ये 4 प्रकार हैं। इनमें फर्स्ट आता है ससंजन और आसंजन। इन शब्दों के अर्थ समझें, लिखना बाद में है। सहसंजन और आसंजन क्या होता है? जब समान अणुओं के बीच में बंध बनता है या आकर्षण बल लगता है तो वो कहलाता है सहसंजन। और जब असमान अणुओं के बीच में बल कार्य करता है तो वो कहलाता है आसंजन बल। ठीक है, तो समान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल सहसंजन और असमान के बीच में लगने वाला आसंजन बल कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, वो कहलाता है सहसंजन बल। आसंजन की बात करें कि जल का अणु हो गया, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स हो गया, उनके बीच में अगर आकर्षण बल कार्य करता है, या जल का अणु है, अन्य कोई मिनरल्स आयन है, उनके बीच में अगर आकर्षण बल कार्य करता है तो वो प्रवृत्ति कैसी हो गई? आसंजन की। दूसरा आता है जैसे सुगठ्यता। सुगठ्यता जो है इसके लिए अपने पास टाइप आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, जेट के एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, थियोरेटिकल में भी पूछा जाता है कि जो मृदा है उस मृदा में अपने पास 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार की क्ले है, मांट मोरिलोनाइट, कियोलिनाइट और इलाइट। अपने पास 3 है, मांट मोरिलोनाइट, कियोलिनाइट और इलाइट। इनमें सुगठ्यता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? एक तो क्वेश्चन ये आता है, और सबसे कम सुगठ्यता किसमें पाई जाती है? इन 3 में से, मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। 3 टाइप हैं, इनमें 3 में सबसे ज़्यादा सुगठ्यता जो है वो किस प्रकार के मृदा कोलाइड में पाई जाती है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सुगठ्यता गुण सबसे अधिक जो है वो मांट मोरिलोनाइट समूह के अंदर पाया जाता है। मांट मोरिलोनाइट में सुगठ्यता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम जो पाई जाती है वो पाई जाती है किसके अंदर? केओलिनाइट के अंदर। इलाइट जो है वो मध्यवर्ती है बीच में। तो सबसे ज़्यादा सुगठ्यता मांट मोरिलोनाइट, सबसे कम आपकी केओलिनाइट, और मध्यवर्ती कौन सी हो गई आपकी? इलाइट। उसके बाद में आता है ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन। ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन की बात की जाए तो ऊर्णी पिंडन को याद रखो, उसका उल्टा होता है विऊर्णी पिंडन। पिंडन का अर्थ होता है विभिन्न कण है, पार्टिकल्स दिए हुए हैं, वो आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक समुच्चय बनाते हैं। जैसे लड्डू की बात करें, लड्डू में दाने होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, जब उनको जॉइंट किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है तो लड्डू बनता है। तो वो जो अवस्था हो गई, वो लड्डू जो बना वो कैसी अवस्था है? पिंडन अवस्था। और उसी को वापस दानों के रूप में
अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, वो अवस्था कहलाती है विउर्णी पिंडन। तो ऐसे ही मृदा कोलाइड के अंदर होता है। मृदा कोलाइड्स के अंदर विभिन्न पार्टिकल्स, कण जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और पिंडन अवस्था धारण करते हैं, वो अवस्था कहलाती है ऊर्णी पिंडन। और उन्हीं को अगर सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वो अवस्था कहलाएगी विऊर्णी पिंडन। अब ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन ये भी मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट के लिए पढ़ा जाता है कि किसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्णी पिंडन की अवस्था होती है और सबसे कम जो है वो ऊर्णी पिंडन की अवस्था किसके अंदर सबसे न्यूनतम होती है। तो यहाँ जो है ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन में आकर्षण बल को भी पढ़ा जाता है, ठीक है, और उनके आधार पर इनकी प्रवृत्ति को भी समझाया जाता है। नेक्स्ट आता है फैलाव और संकुचन। फैलाव और संकुचन ये जो अवस्था पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा मांट मोरिलोनाइट में पाई जाती है और सबसे कम जो अवस्था होती है वो किस में पाई जाती है, केओलिनाइट में, यानी सुगठ्यता की तरह। फैलाव और संकुचन और सुगठ्यता ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों गुण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मांट मोरिलोनाइट में और सबसे कम पाए जाते हैं किसके अंदर, केओलिनाइट में। इलाइट जो होती है वो बीच की अवस्था होती है, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फैलाव और संकुचन होता है, ना उसमें बहुत ज़्यादा सुगठ्यता होती है। ये बीच की अवस्था होती है इन दोनों के, बहुत ज़्यादा और बहुत कम के बीच की, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग है वो डालोगे आप मृदा कोलाइड के गुण, और इसके नीचे भी पॉइंट बोलूँगा, पहले वो लिखना, उसके बाद की बात है। हेडिंग डालो मृदा कोलाइड के गुण और उसमें कथन लिखो। मृदा कोलाइड्स के द्वारा निम्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। मृदा कोलाइड्स के द्वारा निम्न गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें फर्स्ट डालो हेडिंग के रूप में सहसंजन व आसंजन। फर्स्ट है सहसंजन व आसंजन। और इसमें लिखो सहसंजन और आसंजन, सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा, इसमें लिखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पहला सहसंजन के लिए। सहसंजन फर्स्ट पॉइंट लिखो, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण को सहसंजन कहते हैं। सहसंजन कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसी में दूसरा, जैसे जल के अणुओं के मध्य, जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण सहसंजन कहलाता है। थर्ड, तीसरा पॉइंट लिखो इसी में, दो असमान अणुओं के मध्य या असमान अवस्थाओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन कहलाता है। लगने वाला आकर्षण बल आसंजन कहलाता है। जैसे एक द्रव अवस्था का अणु एवं एक ठोस अवस्था का अणु, एक द्रव अवस्था का अणु एवं एक ठोस अवस्था का अणु
ठीक है, ये आपका सहसंजन और आसंजन। सेकंड, दूसरा गुण है वो है अपने पास सुगठ्यता। सेकंड है सुगठ्यता, और इसमें पॉइंट लिखो सुगठ्यता के लिए। सिलिकेट मृदा क्ले, सिलिकेट मृदा क्ले या कोलाइड्स में यह गुण पाया जाता है, यह गुण पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे रूप में, बल लगाने पर मृदा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एवं बल हटाने पर उसी रूप में पुनः लौट आती है, उसी रूप में पुनः लौट आती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सुगठ्यता का गुण, सुगठ्यता का गुण सबसे अधिक मांटमोरिलोनाइट, मांटमोरिलोनाइट समूह में पाया जाता है। तथा सुगठ्यता का सबसे कम गुण केओलिनाइट, और से लिख लेना, केओलिनाइट समूह में पाया जाता है। केओलिनाइट समूह में पाया जाता है। यह आपका सेकंड हो गया सुगठ्यता का। थर्ड, तीसरे गुण की बात की जाए तो तीसरा गुण इसमें है ऊर्णी पिंडन, ऊर्णी पिंडन व ऊर्णी पिंडन। नेक्स्ट अप टू अगला गुण है ऊर्णी पिंडन व ऊर्णी पिंडन। और इसमें फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, मृत्तिका के कणों पर, मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है। जिसके कारण इसके कण निलंबन अवस्था में उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसके कण निलंबन अवस्था में उपस्थित रहते हैं। सेकंड पॉइंट,
यदि इसके निलंबन में कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, यदि इसके निलंबन में कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो मृत्तिका कणों का ऋणावेश समाप्त हो जाता है, ऋणावेश समाप्त हो जाता है। जिसके फलस्वरूप यह कण आपस में मिलकर समुच्चय का निर्माण करते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसे ही ऊर्णी पिंडन कहा जाता है। ऊर्णी पिंडन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे इसी में, इसके विपरीत, इसी में है नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसके विपरीत निर्मित समुच्चय को पुनः कणों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विऊर्णी पिंडन कहलाती है। विऊर्णी पिंडन कहलाती है। यह आपका ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन। नेक्स्ट आखिरी जो इसके अंदर आता है वो अपना है फैलाव एवं संकुचन। फैलाव एवं संकुचन। और इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, मृदा कण या मृदा कोलाइड के जल के संपर्क में आने पर यह जल को अवशोषित कर अपने आयतन में वृद्धि करने लगते हैं। अपने आयतन में वृद्धि करने लगती हैं। इस प्रक्रिया को फैलाव कहते हैं। इस प्रक्रिया को फैलाव कहते हैं। तथा जल के अणुओं के निष्कासित होने पर
निष्कासित होने पर मृदा में सिकुड़न की स्थिति, मृदा में सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न होती है। सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे संकुचन कहते हैं। यानी सीधा से यहां सारांश क्या है, फैलाव क्या है, मृदा का आयतन अगर बढ़ता है, जल के अणु को अवशोषित करने पर अगर मृदा फैलती है, उसका आयतन बढ़ता है, स्पेस जगह बढ़ती है, तो वो तो कहलाता है फैलाव। और वही जल का अणु अगर बाहर निष्कासित होता है यानी सूखता है, तो मृदा के कण वापस जो है वो सिकुड़ते हैं, नजदीक आते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है संकुचन। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसके अंदर, फैलाव और संकुचन के अंदर। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, मांट मोरिलोनाइट में यह गुण सबसे अधिक, यह गुण कौन सा गुण, फैलाव और संकुचन का, यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, केओलिनाइट में यह गुण सबसे कम, यह गुण सबसे कम उपस्थित होता है। तथा इलाइट या हाइड्रस माइका, इलाइट या हाइड्रस माइका, बहुत से लिखना है यहां, इलाइट या हाइड्रस माइका एक ही है, में यह गुण मध्यम यानी मध्यवर्ती, बीच का, में यह गुण मध्यम होता है। मध्यम होता है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि फैलाव और संकुचन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, मांट मोरिलोनाइट में, सबसे कम पाया जाता है केओलिनाइट में, और बीच की अवस्था किसकी होती है, इलाइट या हाइड्रस माइका की। सेम एट इज ऐसा ही ये का ये किसके लिए है, सुगठ्यता के लिए। सुगठ्यता सबसे ज्यादा मांट मोरिलोनाइट में, सबसे कम केओलिनाइट में, और मध्यवर्ती जो होती है वो होती है इलाइट या हाइड्रस माइका में। ठीक है, इस प्रकार जो है अपने पास ये मृदा कोलाइड्स के गुण है। तो जहां मैंने बताया आपको टिक किया है, वहां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो सुगठ्यता का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक आपका ये फैलाव और संकुचन का, तो इसका थोड़ा ऑप्शन में ध्यान रखना। इलाइट को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रस माइका कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में इलाइट ना हो, हाइड्रस माइका हो, या ये ना होकर फिर ये हो। क्लियर है? तो यहाँ अपने जो है ये आपके मृदा कोलाइड्स के गुण खत्म होते हैं। नेक्स्ट अगले हिस्से के अंदर जो अपन अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे, वहाँ होगा मृदा कोलाइड का वर्गीकरण, कि उससे कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बराबर कंटिन्यूस रूप से आप जो है इन्हें रिवाइज करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा इसके अंदर, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं आपको वहाँ उन संभावना को ध्यान रखना है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो ही है वो आपको बीच बीच में यहाँ जो अपना लेक्चर चलेगा वहाँ बताता रहूँगा। क्लियर?